गुड इवनिंग। आज शनिवार को यहाँ पर ऑफलाइन में कोई क्लास नहीं था, तो मैंने सोचा कि आज एक पेपर जो आस्था आईएएस में टेस्ट सीरीज के सारे डिस्कशंस हो रहे हैं, आस्था टेस्ट सीरीज सब हुआ पड़ा है, उसका डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और उस प्रोसेस में आज आपके बीच में एक जो टेस्ट का जो सीरीज था 11 को पेपर का, उसमें जो पेपर कंप्लीट हुए थे उसमें से फुल टेस्ट 8 जो सीरियल नंबर 8 है, इसके चर्चा के लिए आज आपके बीच में मैं आया हूं। और इसमें जो क्वेश्चंस थे उसको कैसे अटेम्प्ट कर कैसे आप लिखेंगे, ये चर्चा का विषय है। और साथ में ओवरऑल भी एक जो आंसर लिखने का, क्योंकि अब जो बीपीएससी 66 है उसका रिजल्ट भी आ चुका है, फॉर्म भी भरा जा रहा है और जून फर्स्ट वीक में एग्जाम का डेट भी शेड्यूल्ड है। और जब तक डेट चेंज नहीं होता है, बीपीएससी से कोई अधिकृत सूचना, कोई ऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन नहीं जारी होता है, तब तक हम लोग 5 जून को ही मान के चलें कि हम लोग कोर्स एग्जाम होगा। और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा सारा स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए, पढ़ाई की सारी योजनाएं रणनीति हमारी उसी के अनुसार होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर इससे पहले कि इस पेपर पे मैं आऊँ, मैं एक दो बातें जो अभी मन में चल रहा है वो आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि काफ़ी दिन बाद आपके साथ वीडियो के माध्यम से इंटरेक्ट करने का मौका मिला है। रिजल्ट जब बीपीएससी 66 का रिजल्ट आया था तो उस समय एक बार आया था मैं। तो ये दो बातें आपके बीच में चर्चा करना, टेस्ट सीरीज से हट के ये दोनों बातें हैं। एक तो बीपीएससी 64th का रिजल्ट में बहुत विलंब हो रहा है। आज 10 अप्रैल हो गया। हमें याद है कि जुलाई में जो 15-16 जुलाई के आसपास रिजल्ट आया था मेंस का, बीपीएससी 64th का 1 साल के बाद मेंस का रिजल्ट आया था जुलाई में, और अप्रैल 10 अप्रैल चल रहा है। 4 महीने 4.5 महीने बीपीएससी ने इंटरव्यू लिया, सारा कंप्लीट किया। सीट बहुत ज़्यादा है, 1465 सीट था, तो निश्चित रूप से 3799 लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कराए गए थे। और इंटरव्यू 10 फरवरी को लास्ट इंटरव्यू हुआ था और आज 2 महीना हो गया। 2 महीने में आप देखेंगे कि रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। ये कैंडिडेट कितना कष्ट झेल रहे हैं। ये बीपीएससी को ये बात, जो बीपीएससी में लोग सफल लोग, चूंकि बीपीएससी में सब सफल लोग ही बैठते हैं भाई, जो अपने जीवन में जो कोई एग्जाम पास करके, चाहे वो अध्यक्ष जी हैं उसके, चाहे मेंबर्स हैं, चाहे वो जो एम्प्लॉई हैं, सारे लोग। अब पता चला कि उनको ये जो लोग बीपीएससी का इंटरव्यू दे रखे हैं, अगर उनके अपने बच्चे होते या खुद अपने ऊपर लेकर अगर वो सोचें तो उनको बच्चों के दर्द का एहसास होगा कि बच्चा कितना पेन झेल रहा है, कितना कष्ट झेल रहा है, कितना अनिश्चितताओं को झेल रहा है। जो इंटरव्यू दे चुके हैं अभी उनका भविष्य 3799 1400 करीब मैंने 2.5 टाइम्स ले रखे हैं। 1.5 टाइम्स लोग फाइनली सेलेक्ट नहीं होंगे। तो ऐसे लोगों को जो सेलेक्ट होने वाले हैं, जो नहीं सेलेक्ट होने वाले हैं, जो इतनी सारी अनिश्चितताएं हैं। और बीपीएससी, मैं इस मामले में बीपीएससी का पहले बड़ा समर्थक हुआ करता था। शिशिर सिन्हा जी थे, वो फेसबुक पर लिख देते थे अपनी तरफ से, भाई इस दिन हम रिजल्ट देंगे या रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो उसके क्या कारण हैं। सारी बातें पब्लिक डोमेन में वो इंफॉर्मेशन दे देते थे, जिससे कि अनिश्चितताएं ना रहे। ये नए अध्यक्ष जी हैं तो इनका ये कुछ भी इंफॉर्मेशन तो ऐसा बाहर आ नहीं रहा है। ये पुराने जमाने के अनुसार ही सरकार ये बीपीएससी के द्वारा। और सोचिए अभी तक 6 बार के 7 बार उन्होंने डीफेंडम, जो बहरे और गूंगे लोग थे उनका जो मेडिकल के लिए 6 की 7 बार सर्कुलर जारी किया जा चुका है। अब सोच के देखो, जिन लोगों ने मेंस क्वालिफाई किया है इस कैटेगरी में, अगर वो फर्जी हैं, फर्जी तरीके से अगर वो इसमें आए हुए हैं और बार बार अब उनको लगता है कि मैं मेडिकल कराऊंगा तो मेरा कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा, तो 1-2 बार का ऑप्शन बहुत होता है। और जो नहीं आ रहे हैं अगर वो फिर भी क्वालिफाई कर रहे हैं उस कैटेगरी में, तो आप उनके रिजल्ट को विथहेल्ड रखिए, वेटिंग निकाल दीजिए कि भाई जो भी अगर आप टेस्ट के लिए आएंगे तभी आपका कैंडिडेचर, आपका सक्सेस को कंसेप्ट को कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। अगर आप मेडिकल के लिए नहीं आते हैं तो आपका जो सक्सेस, जो रिजल्ट दिख रहा है वो कैंडिडेचर आपका रद्द कर दिया जाएगा। जो वेटिंग में होंगे उनको उसमें ले लिया जाएगा। 10, 12, 15 लोगों का वेटिंग लेकर के, और जो इस तरह के लोग हैं जो मेडिकल के लिए नहीं आ रहे, एक तो पहले तो उनको कैंडिडेचर 1-2 मौका देना चाहिए था, ये 6-6, 7-7 मौका दे करके, और पता चला कि 3700 लोगों का, 99 लोगों को वेट कराना अनिश्चितताओं में, 10 तरह के रूमर, 10 तरह के बच्चों में फ्रस्ट्रेशन हो रहा है।
तो ये मुद्दा है बीपीएससी का या आर के महाजन जी का, ये अप्रोच समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं कैसे, ये बड़े पुराने जमाने के आईएएस अधिकारी हैं, कहाँ से। इस शिशिर सिन्हा जी निश्चित रूप से ज़्यादा अच्छे थे, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट थे, बातें बताते थे अनिश्चितताओं में, र्यूमर फैलने के लिए मौका नहीं देते थे। यहाँ पर ये तो आईएएस अधिकारी हैं, अब ये अपने तरीके से बीपीएससी को चलाएंगे। दूसरी बात है, जो 66 पीटी का रिजल्ट आया, तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी लोग आए जिनका एक एक नंबर से, दो दो नंबर से, डिफरेंट कैटेगरीज में कई सारे ग्राउंड उन्होंने बताया कि सर इस ग्राउंड पे हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, और हम बीपीएससी में, हम पटना हाई कोर्ट में और प्लस बीपीएससी से हम इस न्याय की मांग करना चाह रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे हम न्याय की मांग करना चाह रहे हैं कि भाई आप जो पेपर आउट हुआ आप उसकी जांच कराने के लिए, उनका कहना ये है कि एक बार जांच करा लीजिए कि 108 कट ऑफ क्यों गया, क्या रीजन था 108 कट ऑफ जाने का। तो इसमें एक छोटी सी एक जांच करा करके, निश्चित रूप से मैं ये जो बात बोल रहा हूँ, कहीं से भी जो लोग क्वालिफाई किए हैं उनकी उपलब्धि, उनके परिश्रम, उनकी योग्यता पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन आप खुद भी सोच के देखिए कि बीपीएससी के इतिहास में 108 कट ऑफ कभी नहीं गया। तो ऐसे लोग अगर कोई न्याय की मांग कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों को सुझाव देना चाहूंगा जो कि 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर से जिनका नहीं हुआ, या उनको ऐसा लगता है कि ये जो 66 मेंस का जो रिजल्ट आया, पीटी का रिजल्ट आया, उसमें कुछ मामले गड़बड़ हैं, तो उनको, जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके साथ उनको लगना चाहिए और लग करके एक जांच करवा लेनी चाहिए, जिससे कि बीपीएससी और कुछ जो 8000 रिजल्ट, 8000 करीब 9000 के आसपास रिजल्ट आया है, इसके ऊपर और नया रिजल्ट दे करके, ठीक है, कुछ कोई रास्ता निकाले, जिससे कि ऐसे लोग जो कि काफ़ी मेहनत करके बीपीएससी में अपने बीपीएससी के माध्यम से अपने सपने को साकार करना चाह रहे हैं और वो पीटी में ही रुक गए, उनका लास्ट चांस था, एज के अनुसार लास्ट चांस था बीपीएससी 66 के संदर्भ में, लेकिन 64 ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। 66 में जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, कई बार डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि 64 में भी कुछ इसी तरह का हो और पता ना चले कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जिसको पास करना चाहिए वो पास नहीं किया, जिसको नहीं पास करना चाहिए था वो पास कर गया। ऐसे ऐसे कई सारे हौच-पौच चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पर भी, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है। नहीं तो अब तक रिजल्ट 2 महीना, इंटरव्यू खत्म होने के बाद 2 महीने तक इंतजार करना बहुत पेनफुल है, बहुत कष्टकारी है। मेरी पूरी सहानुभूति जो इंटरव्यू दे रखे हैं उन लोगों के साथ है, लेकिन फिर भी अब ये है कि आप इंतजार करिए, अब इंतजार के अलावा कोई उपाय तो है नहीं। बीपीएससी के द्वारा जब रिजल्ट दिया जाए, अपने रोल नंबर को देखिए और उसके अनुसार अपनी सफलता असफलता के अनुसार अपनी रणनीति बनाइए, यही किया जा सकता है। इसके अलावा ज़्यादा वैसे अदरवाइज मेरा मानना ये है कि ये जो र्यूमर कई बार फैलते रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी के टाइम पे सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, बिहार में विपक्ष काफ़ी मजबूत है, तो अन्याय होने की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। बीपीएससी कोई बहुत छोटा एग्जाम नहीं है, बीपीएससी बहुत बड़ा एग्जाम है, स्टेट लेवल का सबसे बड़ा एग्जाम है, और उसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई अन्याय की कोई संभावना रहे, कोई अन्याय की संभावना नहीं रहेगी। विश्वास रखिए, आपने जो किया है, जो अपने लोगों का आशीर्वाद, आपका परिश्रम, अपना परिश्रम, ये सब चीज़ों पे विश्वास रखिए। हमें नहीं लग रहा है कि, मैं 1% भी इन बातों पे विश्वास नहीं करता हूँ कि बीपीएससी के रिजल्ट में कोई धांधली होगा। हाँ, ये जरूर हुआ कि जैसे पेपर आउट हो गया तो परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए था, ऐसा बीपीएससी द्वारा नहीं किया गया, ये गलत है। जब आपको उसकी जांच करा करके दिख जाना चाहिए था कि पेपर आउट हो गया तो रद्द कर दीजिए एग्जाम को, जिससे कि फिर अब नए सिरे से पेपर बना करके एग्जाम हो ले। निश्चित रूप से कॉस्ट ज़्यादा आएगा, लेकिन जो बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है उसकी तुलना में किसी कॉस्ट की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। तो ये है, लेकिन जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में 1% भी आपको संदेह नहीं करना चाहिए। आपका मेंस का एग्जाम अच्छा गया है, आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, तो आप जरूर सफल होंगे। किसी र्यूमर पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया जमाना, विपक्ष बहुत मजबूत है, बीपीएससी द्वारा कोई भी किसी जो र्यूमर फैल रहा है उस र्यूमर से के पर विश्वास करके ये उम्मीद मत करिए, ये अपने आप को दुखी मत करिए, माने निगेटिव माइंडसेट में अपने आप को ले जाने की जरूरत नहीं है। आपका सब कुछ अच्छा गया है तो जरूर आप क्वालिफाई करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। खैर, अब इसी बीच में 65th का है, 65th का भी रिजल्ट आना बाकी है। अब वो रिजल्ट अप्रैल आज आना चाहिए था कैलेंडर के अनुसार तो, लेकिन अभी रिजल्ट का कहीं अता पता। बीपीएससी 66 का अगर रिजल्ट आ गया, 64 का रिजल्ट आ गया होता तो 65 के रिजल्ट में भी 65 का रिजल्ट भी टाइम से आ जाता, 65 का रिजल्ट आता, 66 का पीटी हो जाता। तो ये सब चीज़ें चलती रहती तो बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी का, एक कहीं से मान लीजिए कोई असफलता होती है तो दूसरे एग्जाम में तुरंत सफल होने का। और बीपीएससी पीछे 2.5 साल से यही हो रहा था कि पता चला कि 56-59 में नहीं हुआ, ज़्यादा देर तक दुख मनाने के लिए नहीं था, एकदम से 60-62 में हो गया, 60-62 में किसी कारण से नहीं हुआ तो 63 में हो गया।
तो जल्दी जल्दी चीज़ें होने से कई बार रिजल्ट अगर नहीं होता है तो उस रिजल्ट से, निगेटिव रिजल्ट से ओवरकम करने का मौका तुरंत मिल जाता है। लेकिन इसके लिए बीपीएससी, जैसे पहले बीपीएससी काम करता था वैसे ही बीपीएससी को काम करना चाहिए। आर के महाजन साहब को बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखे, उनकी उत्सुकताओं को ध्यान में रख करके थोड़े से और प्रॉम्प्ट होने की जरूरत है। ठीक है, ये है। खैर, अब पेपर पे ये जो 66 मेंस का जो पेपर है, इस पेपर के ऊपर आ जाते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या आपको लिखना चाहिए। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो मैं एक सामान्य सी बात बोलता हूँ टेस्ट पेपर को लेकर के, अपने अनुभव के आधार पे एक बात बोलता हूँ कि बीपीएससी में आंसर कॉपी, और वो बीपीएससी के लिए ही नहीं है, सब जगह के लिए है, जनरली 90% केसेज में है। अब मान लीजिए जहाँ पे 5000 बच्चों का कॉपी चेक करना है तो वहाँ पर एक एक जो कॉपी चेक करने वाला है वो एक एक सेंटेंस कभी नहीं पढ़ेगा। वो कॉपी चेक करते करते आप क्या लिख रहे हैं उनकी नज़र उस पर बैठ जाती है और उनको दिखता है। जो अच्छी चीज़ें कॉपी में लिखी गई हैं वो भी उनको दिखता है, और अगर सामान्य सी बातें लिखी गई हैं तो भी उनको दिखता है, कुछ गलत है तो भी उनको दिख जाता है। क्योंकि इतना सारा कॉपी वो चेक कर चुके होते हैं कि उनको एक्सपीरियंस होता है, और पैटर्न आंसर में नज़र डालते ही उनको पैटर्न पता चल जाता है कि वो जो आंसर है वो कितने मार्क्स का है। 38 मार्क्स का अगर है तो उसमें कितना नंबर देना चाहिए। और सबसे सेफ, अगर कोई एवरेज कॉपी दिखता है, और बीपीएससी में ह्यूमैनिटीज ही मोस्टली है, डेटा इंटरप्रेशन में गलत और सही है, लेकिन अब हिस्ट्री में क्या गलत सही है, ठीक है, इकोनॉमी पॉलिटी में क्या गलत सही होगा, साइंस टेक्नोलॉजी में क्या गलत सही होगा, ऑलमोस्ट सही होता है। लेकिन हाँ, अच्छा और खराब होता है, ठीक है। और अच्छे और खराब में तो ऑब्जर्वेशन से देखते ही पता चल जाता है एग्जामिनर को कि उसको क्या नंबर देना है, और एग्जामिनर द्वारा सीधे टिक मारा जाता है, और टिक मार करके वहां पर वो 18, 20, 22 माने जो जैसा उनको दिखा ऊपर से उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दे, सबसे सेफ होता है वो। और 300 में मान लीजिए 140, 145, 150, 155 इस तरीके से नंबर आ जाता है, ठीक है। सबको जोड़ देंगे 8 क्वेश्चन को तो ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोई पास नहीं करता है। जीएस में पेपर 1, पेपर 2 में 150 नंबर, 300 नंबर आया, ठीक है, तो ऑप्शनल बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 900 में 500 प्लस होना चाहिए तब जाके इंटरव्यू कॉल होगा। तो 500 प्लस होना चाहिए, तो 300 जीएस में आ रहा है तो 200 नंबर ऑप्शनल में लाना होगा, फिर कठिनाई बढ़ जाती है, ठीक है। अगर बहुत लकी हैं और आपका ऑप्शनल उछला हुआ है तो बीपीएससी में फिर इंटरव्यू आप दे पाएंगे, अदरवाइज इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। जीएस में किसी भी हाल में आपको 180 प्लस मतलब 360 मार्क्स जीएस में चाहिए। 300 मार्क्स से जीएस नहीं होता है, बीपीएससी नहीं होता है। 360 मार्क्स अगर है और उसके ऊपर से ऑप्शनल में जो मार्क्स आ जाए, 150 आ जाएगा, 360 इधर से है और 150 ऑप्शनल से आ जाता है तो भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू सुधार करके आप अच्छा रैंक ला सकते हैं। 360 यहाँ से है और जीएस में 180 आ जाए तो 360 प्लस 180 जोड़ करके फिर भी आपका 200 आ जाए, 360 के ऊपर 200 आ जाए, 560 हो गया, रैंक आ जाएगा। इंटरव्यू पर डिपेंडेंसी आपकी घट जाएंगी। तो ये जीएस में 360 आना बहुत जरूरी है। और इस तरीके से जीएस को बहुत बेस्ट रखिए, ऑप्शनल में कोशिश करते रहिए। ऑप्शनल आप कोशिश करेंगे और थोड़ा एवरेज भी रहेगा, और आपका विषय अगर उछला है बीपीएससी में तो आपको नंबर मिलेगा। और आपने ऑप्शनल पे बहुत मेहनत किया है और आपका ऑप्शनल अगर पिट गया है बीपीएससी में, एवरेज मार्क्स 140, 135, 130, 150 आ रहा है, आपने बहुत मेहनत किया उसके ऊपर, तो फिर और जीएस को आपने साइडलाइन करके चला तो फिर आपका बीपीएससी में नहीं होगा। तो मेन कोशिश क्या करना है, जीएस को बेस्ट रखना है और ऑप्शनल में अपना बेस्ट ऑफ एफर्ट करना है, ठीक है। ऑप्शनल में जो हो जाए, अगर मान लीजिए जीएस में 360 है और उधर से 150 भी आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 200 आ रहा है तो 200 और 150 और 200 आपके कोशिश से नहीं आता है। विषय आपका उछलेगा और आपने एवरेज ठीक लिखा है तो 200 आएगा। विषय आपका नहीं बहुत अच्छा, आपने अच्छा लिखा है और विषय आपका उछला नहीं तो 140 150 नंबर आएगा। और 140-50 अगर आया, आपने बेस्ट कोशिश किया। तो जो हमने बात रिपीट नहीं करेंगे, आपने देखा तो इस तरीके से जीएस पर कोशिश करिए। और उसी जीएस में कोशिश में एक जैसे कहा जाता है कि अच्छा आंसर लिखना है। अब जो लेवल है, अब जो टाइम है 2 महीने का, अब आगे टाइम बच रहा है, 2 महीने से कम ही टाइम है, तो इसमें अब क्या करें। जैसे हम लोग अस्थाई इसमें ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए कूल हैं यहाँ पे, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। हमने सब पीछे जब 5 जनवरी से ही बड़े पैमाने पे लगातार संडे सैटरडे क्लास करा करके ऑलमोस्ट सिलेबस को मैंने अपने रेंज में ले आए हैं। और बाकी सब हिंदी माध्यम में अलग बैच है, इंग्लिश माध्यम का अलग बैच है। हिंदी में चीज़ें कंप्लीट होने के कगार पे है। पॉलिटी चल रहा है और लोहिया जी का, अतुल लोहिया सर का पॉलिटी चल रहा है, हिस्ट्री में धनंजय सर का हिस्ट्री चल रहा है। ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा। हमारा करंट अफेयर्स एक रह जाएगा, करंट अफेयर्स रह जाएगा, तो 2-1 क्लास सुबोध सर का ज्योग्राफी का बचा हुआ है। ये सब मिला जुला करके हम लोग सेटल कर ले जाएंगे अपने सिलेबस को, और सेटल कर ले जाएंगे तो हमारे पास खूब टाइम है आपके पास रिविजन करने के लिए। और रिविजन करके तो अब इसमें जो क्लास चला, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि आपके पास
क्लास नोट्स आ गया। और मैं बताता हूं कि जैसे इस प्रश्न का आंसर अगर लिखना है तो आपके पास क्या होना चाहिए भाई, नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज के लिए कहा जाता है कि 10 चीज को एक एक बार नहीं, एक को 10 बार। अब समस्या यह है कि वो एक कहां से आएगा, तो वही एक क्लास नोट्स है। एक टीचर ने अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस का यूज करके आपको एक पॉलिटी का नोट्स बनवाया, आपको इकोनॉमी का नोट्स बनवाया, आपको साइंस टेक्नोलॉजी का नोट्स बनवाया, आपको ज्योग्राफी का नोट्स बनवाए हैं, आपको हिस्ट्री का नोट्स बनवाए हैं, ये सारे तो आपके पास कॉपी आ गए। अब कॉपी हो सकता है किसी को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो उसके लिए वो 40% है, हो सकता है कोई अदरवाइज किसी के पास टाइम की कमी है तो उनके लिए वो 80% है। तो ये 80% मान लीजिए 5-6 कॉपी आपके पास बन गया, और उसको लिख लिख करके अगर आप याद कर जाते हैं पूरी तरह से, बार बार ब्रेन मैप बना करके, डायग्राम बना करके उसको बिल्कुल एकदम उस टॉपिक का, राज्यपाल के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सब एस्पेक्ट्स को अगर आपने फॉर्मेटिंग करके जो आपने दिमाग में उसको एक इंप्रेशन क्रिएट कर लिया, जिससे कि एग्जाम हॉल में जाकर के वो प्रोड्यूस हो सके, इस लेवल का कंटेंट पर कमांड आपने कर लिया है, तो निश्चित रूप से आपको क्या होगा, एक कंटेंट पर कमांड हो गया। अब आप इस स्थिति में हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का, लैंड रिफॉर्म का, या मान लीजिए उसी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी का, या ग्लोबल वार्मिंग और उससे रिलेटेड क्लीन डेवलपमेंटल मैकेनिज्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो जहां भी जैसा क्वेश्चन आता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आता है, बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन के लिए जो कंटेंट है, कंटेंट मेरे पास अगर रेडी हो गया, जितने भी टॉपिक्स हैं उसका, ठीक है, नोट्स को कई बार पढ़ के और प्लस योजना, कुरुक्षेत्र जैसे मैगजीन वगैरह का यूज करके हमने इस चीज को सेटल कर लिया। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट, ये सब मिला जुला करके हमारे पास एक स्रोत बन गया है। अब उसको मैं 10 बार पढ़ के मैंने कंटेंट पर कमांड कर लिया, तो फिर अब आंसर लिखने की बारी आ रही है। अब आंसर लिखने में ये जो नॉलेज है उसको प्रोड्यूस करने की बारी आ रही है। तो वहां पर तो ये जो कंटेंट पे कमांड किया वो फर्स्ट लेवल ऑफ प्रिपरेशन है। अच्छा, है कह सकते हैं कि वो जो नोट्स बना, क्लास किया, नोट्स बना, वो फर्स्ट लेवल ऑफ प्रिपरेशन है। सेकंड लेवल पे उस पे कमांड करना कंटेंट पे, जिससे कि वो एग्जाम हॉल में प्रोड्यूस हो सके। एग्जाम हॉल में अनुमान नहीं जाएगा, एग्जाम हॉल में ज्ञान जाएगा, ठीक है। तो एक लेवल, दूसरा लेवल हुआ कि ज्ञान, और तीसरा लेवल आता है अब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन के लिए। ये जब क्वेश्चन एग्जाम हॉल के बारे में अब सोच रहा हूं, अब एग्जाम हॉल के बाहर के बारे में नहीं सोच रहा हूं, एग्जाम हॉल के अंदर। तो अंदर के लिए जब सोचना शुरू करेंगे तो प्रिपरेशन का फेज नंबर 3 शुरू होगा। और उस 3 में क्या होगा भाई, ये जो कंटेंट है, ठीक है, उस कंटेंट में मैं कहां कहां क्या क्या यूज, कितना डायग्राम यूज कर सकता हूं, कितने पॉइंट्स लिख सकता हूं, कितने टेबल बना सकता हूं, ठीक है। तो जब तक कंटेंट पर कमांड नहीं होगा तब तक अब उसका जो परोसने वाली बात है, हमारे पास सारा खाना रेडी है लेकिन अब उसको परोसना है। तो परोसने के लेवल पे हम क्या करें भाई, क्या क्या चीज को कैसे कैसे दें, हम अपने कंटेंट को किस किस चीज में सजा करके दें, प्लेट में दें, कटोरी में दें, थाली में दें, ठीक है, कहां दें, कैसे दें। तो ये सारी चीजों को, प्रेजेंटेशन के बारे में सोचना, प्लान करना, तैयारी करना, ये फेज 3 है। और फेज 3 के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। मेरे पास कई लोग कॉपी लेके आते हैं, एकदम फ्लैट लिखे रहते हैं। सीधी सीधी बात है कि अभी आप फेज 1 में, प्रिपरेशन के फेज 2 में हैं। फेज 2 में क्या हुआ भाई, कंटेंट पर कमांड आपको है तभी आप लिख पा रहे हैं, लेकिन अभी आपको अगर बीपीएससी में क्वालिफाई, सर्टेन क्वालिफाई करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा फेज 3 में। और फेज 3 में ये सारा कंटेंट हमने जो क्रिएट किया, कंटेंट पर कमांड किया, वो कंटेंट, कमांड किए हुए कंटेंट को हमें कैसे परोसना है एग्जामिनर के लिए, जिससे कि एग्जामिनर को हमारी चीजें आसानी से दिखे, वो हमारे सजाई हुई चीजों से वो इंप्रेस हो, और हमें एवरेज मार्क्स देने के बदले 38 में 22 मार्क्स देने के बदले हमें 28-30 मार्क्स दे। और 5-6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में भी 28-30 मार्क्स आ गया, तो 30 × 5 150 हो गया। और उसके बाद 3 क्वेश्चन में अगर 20-20 नंबर भी मिल गया तो 210 नंबर हो गया। आप पक्का क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है, आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहीं पे अंतर हो जाता है क्वालिफाई। यहां तक तो सब आते हैं, कोचिंग सब करते हैं, नोट सब बनाते हैं, उसको याद भी सब करते हैं। अगर याद नहीं करेंगे तो टेस्ट सीरीज में आकर के लिख क्या रहे हैं, निश्चित रूप से बात ही तो लिख रहे हैं वो। तो यहां तक सब आते हैं। अब यहीं से क्वालिफाई करने वाले और नहीं करने वालों का रास्ता अलग अलग हो जाता है। जो क्वालिफाई करने वाले होते हैं उनका रास्ता क्या हो जाता है, उनका रास्ता, क्वालिफाई करने वालों का भाई, वो अब परोसने के बारे में प्लान करते हैं। और जो क्वालिफाई नहीं करते हैं वो अभी भी कंटेंट पर कमांड करने के बारे में ही सोचते रहते हैं।
कंटेंट पर कमांड का लेवल जब खत्म हुआ तो अब परोसने के बारे में प्लान करना शुरू करिए। और परोसने के बारे में प्लान करना शुरू करना एक तरह से मेहनत भी डिमांड करता है और आपका भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन प्रिपरेशन भी डिमांड करता है। जीएसटी पर क्वेश्चन आ रहा है तो जीएसटी में कैसे कैसे पॉजिटिव को कैसे लिखेंगे, निगेटिव को, लिमिटेशंस को कैसे लिखेंगे, उसके जो प्रोविजंस है उसको कैसे लिखेंगे, कोई डेटा आया हुआ है, कोई नया रिपोर्ट आया हुआ है, उसकी बातों को कैसे लिखेंगे, इसको कहा जाता है परोसना। ठीक है, और आप जाएं तो इसमें आपको ये सब चीजें मिल भी जाएंगी। अगर इसमें मान लो हम लोग जा रहे हैं तो अब इसी में जैसे मान लो अब हमने देखो हमने क्या किया, यहीं पे अगर मैं जीएसटी को ही टाइप कर दूं, जीएसटी को ही, और जीएसटी को टाइप करने से जैसे इमेज में ले गया, अब यहां पर जो आपको ये दिख रहा है, इसमें जो टेबल किसी कहीं पे अगर एक खुलता है तो देखो जैसे ये हुआ, तो ये क्या हुआ, ये प्रेजेंटेशन हुआ, ये परोसना हुआ। ये बात आपने किताब में, नोट्स में, सब जगह कैसे पढ़ा है, इसमें कौन कौन से वन नेशन वन टैक्स, अगर बेनिफिट ऑफ आप जीएसटी लिखने जा रहे हैं तो बेनिफिट ऑफ जीएसटी लिखने जा रहे हैं तो जीएसटी वन नेशन वन टैक्स, और कौन कौन सा टैक्स इसमें मिलाया गया है, मोटा मोटी इस तरह से डायग्राम बना के आपने उसको प्रेजेंट कर दिया। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ। और एग्जामिनर जैसे ही इसको देखेगा, एग्जाम आपका काम हो गया। ठीक है, तो ये फेज 3 है, अर्थात एग्जाम हॉल में अपनी चीजों को एग्जामिनर को दिखाने के लिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा परफॉर्म करना, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, और वहीं से सफल और असफल लोगों के बीच का अंतर शुरू हो जाता है। और वो फिर कुछ लोग सफल हो जाते हैं और कुछ लोग सफल नहीं होते हैं, जबकि एफर्ट दोनों लोगों का एक ही रहता है। ठीक है, सबका एफर्ट एक ही है, लेकिन दोनों में फिर अंतर आ जाता है। अब आ जाइए पेपर पे, जो पेपर 2 था, ये क्या था। देखो जैसे क्वेश्चन 1 को ही अगर देखें, क्वेश्चन 1 को देखें तो उसमें देखिए, भारत में राज्यपाल की लोकतांत्रिक प्रक्रिया। आप जानते हैं जीएस पेपर 2 में, आप जानते हैं 4 टॉपिक हैं, चारों जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पे हैं। जो सेक्शन ए है वो पॉलिटी का है, सेक्शन बी है उसमें इकोनॉमी और ज्योग्राफी होता है, ज्योग्राफी का 1 क्वेश्चन होता है, 3 क्वेश्चन इकोनॉमी के होते हैं। और पेपर जो सेक्शन 3 है साइंस टेक्नोलॉजी है, 4 क्वेश्चन आता है, कोई 2 क्वेश्चन आपको लिखना होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें से हम लोग पॉलिटी वाले सेक्शन को पहले एक बार ले रहे हैं। ठीक है, और इस पॉलिटी वाले सेक्शन में जाएंगे तो आप देखिए भारत में, हाँ, पॉलिटी का क्वेश्चन जब भी पेपर 2 में जा रहे हूं, पहले भी मैंने बताया, फिर आपको दोबारा बता रहा हूं, जब भी एक्सपर्ट्स का ओपिनियन अलग अलग होता है, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है वो ये ओपिनियन कहता है कि जब भी आप पॉलिटी का आंसर लिखें तो उसमें 4 बातें जरूर होनी चाहिए हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन के आंसर में। कौन कौन सी 4 बातें, उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस, संविधान में कहां कहां क्या क्या रेफरेंस है, उससे संबंधित कोई कानूनी प्रक्रिया। ठीक है, जैसे चुनाव सुधार है तो चुनाव से संबंधित प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ है, उसके बाद, ठीक है, जो उसके आधार पे जो कानून पारित किए गए चुनाव कराने के लिए, जो एक्ट्स आया, ठीक है, जनप्रतिनिधित्व कानून जो होता है, ठीक है, तो उसको लेकर के उसके बारे में वो लीगल पार्ट हुआ। और फिर तीसरा आता है उसको लेकर के कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई डिसीजन है, ठीक है, वो 3rd रेफरेंस होगा। और चौथा, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई कमीशन है, कमीशन बनाई गई और उसका कोई रिपोर्ट है इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर के, चाहे जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को लेकर के या अदरवाइज, तो ये 4 बातें आपके किसी भी पॉलिटी में जरूर रहेगा आंसर में। कौन कौन सी बातें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का डिसीजन, और चौथा कोई कमीशन और उसके रिपोर्ट्स। तो ये 4 का रेफरेंस लेने के लिए अभी जब टेस्ट पेपर आप लिखें, टेस्ट जब दें, तो उसमें कमरे पे कोई आंसर, क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं तो उसमें ये 4 रेफरेंस आप जरूर लेंगे, और 4 रेफरेंस के आधार पे, रेफरेंस लेते हुए फिर अपनी बातों को प्रेजेंट करेंगे। जैसा क्वेश्चन आया, मान लीजिए आर्टिकल 32 पे आता है, 226 पे आता है क्वेश्चन, 32 226 में कंपैरिजन करके करने के लिए कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे,
ठीक है, आप क्या 32 और 226 को भाई टेबल फॉर्म में आप उसको दिखा देंगे, दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या डिसिमिलरिटीज हैं, इसको टेबल फॉर्म में दिखा देंगे, तब जाकर के, या मैंडेमस है या कौन कौन सा जो कुछ भी उसमें है वो सारे के बारे में, ठीक है, तब जाकर के। तो इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन में जो कंटेंट यूज होगा उसमें 4 बातों का रेफरेंस जरूर रहेगा। कथा कहानी नहीं लिखेंगे, कथा कहानी लिखने के बदले इन बातों का रेफरेंस लेकर के अगर आंसर लिखते हैं तो आपको निश्चित रूप से पॉलिटी के आंसर में आपको अच्छा नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 अगर ले इस एग्जाम्पल के रूप में, तो क्या है, भारत में राज्यपाल की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप को संतुलित करने के लिए किए गए प्रयासों की चर्चा करें, राज्यपाल की भूमिका का औचित्य भी बताएं। Discuss the efforts made to balance the interference that can be made by the governor of an Indian state to disrupt the democratic processes. Justify the role of the governor. तो एक बात इसमें यह भी है कि ये जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में पूछा गया, क्या इसका कोई रेलेवेंस है, अभी कुछ चल रहा है क्या इसको लेकर के। तो आप जानते हैं कि कई राज्यों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच के जो संबंध हैं वो संबंध अच्छे नहीं हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो जो धनखड़ जी हैं और मुख्यमंत्री, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं ममता बनर्जी जी, उनके बीच के संबंध, चाहे आप वहाँ पे जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे, मुख्य रूप से विपक्षी पार्टी शासित जो राज्य हैं वहाँ की सरकारें और राज्यपाल के बीच में अच्छे संबंध नहीं है। भगत सिंह कोश्यारी जी हैं और उद्धव ठाकरे जी जो सरकार है उसके बीच में संबंध अच्छे नहीं है। तो कई जगहों पर जो विपक्षी पार्टी शासित राज्य हैं वहाँ के राज्यपाल और उनके बीच में, तो रेफरेंस इसका ये है। आंसर जब लिखने जाएंगे तो ये सब एग्जाम्पल में आता है। तो अब इसमें देखिए क्या है क्वेश्चन में, तो जैसे क्वेश्चन लिखने के लिए, जब भी क्वेश्चन लिखने कोई भी पेपर आपके सामने आए तो आप उसमें ध्यान रखिएगा, हम शुरू से बताते रहते हैं आंसर को लिखने का तरीका। आंसर को, कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करने जाएंगे तो उसको कैसे हम कैसे उसको हल्का बना देंगे, इजी बना देंगे। और इजी बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, हेडिंग क्या है, सबसे पहला इसमें हेडिंग है, बात किसके लिए है, राज्यपाल के लिए, गवर्नर के लिए, ठीक है। और बीपीएससी में 350 से 400 वर्ड लिखा जाता है, तभी तो आप 8 क्वेश्चन है तो 8 क्वेश्चन इंटू 400 3200 के आसपास टोटल वर्ड बनता है, और जो कि 3 घंटा में लिखा जा सकता है। अदरवाइज ज्यादा अच्छा तरीका यही है कि आप टू द पॉइंट बातों को लिखें और टू द पॉइंट बातों को 300 to 350 के बीच में आंसर को निपटा दीजिए। और 300 to 350 के बीच में अगर आंसर को निपटाएंगे, और आंसर को निपटाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जितना डायग्राम यूज हो सके, जितना पॉइंट, माने लैंग्वेज के यूज कम करिए, लैंग्वेज को यूज कम करेंगे, ठीक है। और ये प्रिपरेशन के दौरान ही तय होगा, अगर प्रिपरेशन होगा तभी आदमी लैंग्वेज का यूज कम करता है। जो प्रिपरेशन जिसका नहीं ठीक से होता है तो लैंग्वेज ही उनके पास सहारा होता है, ठीक है, कथा कहानी गढ़ना ही उनके पास सहारा होता है। और कथा कहानी गढ़ने में बहुत वर्ड लगता है और टू द पॉइंट लिखने में ज्यादा वर्ड नहीं लगता है। तो 300 to 350 का अगर टारगेट आप लेके चलते हैं तो उसमें बहुत अच्छा आपके लिए ये हो जाता है कि 300 to 350 बोल रहा हूं तो ये 8 क्वेश्चन पेपर 2 की बात करें तो 24 करीब 2800 के आसपास वर्ड होता है, जो कि बहुत अच्छा हुआ। माने 2500 से लेकर के 2500 से लेकर के 2800 या मैक्सिमम 3000 के बीच में वर्ड आपके होने चाहिए, उससे ज्यादा वर्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है। और इसके लिए 300 to 350 का प्रैक्टिस करिए, ज्यादा कॉम्पैक्ट, तो इससे थोड़े से वर्ड यूज करने में, सेंटेंस यूज करने में अननेसेसरी एक्सपेंशन आप नहीं करेंगे। तो अभी के टाइम पे थोड़े कम और कॉम्पैक्ट लिखने का प्रैक्टिस करें, और उसके बाद एग्जाम हॉल में 2-5% शब्द अगर ज्यादा भी हो जाता है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी अगर फैलने की तो एग्जाम हॉल के प्रेशर में वो और फैल जाएगा, और फैल जाएगा तो फिर वो आपका क्वालिटी फिर बिखर जाता है आंसर, और क्वालिटी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, भारत में राज्यपाल की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप को संतुलित करने के लिए किए गए प्रयासों की चर्चा करें, राज्यपाल की भूमिका का औचित्य भी बताएं, ठीक है। डिस्कस द एफर्ट्स मेड टू बैलेंस द इंटरफेरेंस ऑफ, तो ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, एक पार्ट है, ये बात है राज्यपाल को लेकर के, तो एक हो गया, ठीक है। उसके बाद है कि भाई हस्तक्षेप को संतुलित करना, अर्थात राज्यपाल की भूमिका। दूसरा पार्ट क्या हो गया, इनकी भूमिका, रोल, ठीक है, इनका रोल हो गया। एफर्ट्स मेड टू बैलेंस द इंटरफेरेंस, द बैलेंस ऑफ इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ, रोल से ही तो इंटरफेरेंस डिराइव्ड होता है, ठीक है। वो पॉजिटिव इंटरफेरेंस है कि निगेटिव इंटरफेरेंस है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरफेरेंस है, तो रोल हो गया ये। और तीसरा पार्ट हो जाता है, थर्ड पार्ट इसमें होता है जस्टिफाई द रोल ऑफ गवर्नर के रोल का औचित्य। तो ये 3 पार्ट में आपको आंसर लिखना है। कौन कौन से, एक पार्ट में राज्यपाल के साथ इंट्रोडक्शन शुरू होगा और उसके बाद उसका रोल लिखेंगे, और रोल के बाद, ठीक है, रोल, और उसके बाद जस्टिफाई द रोल ऑफ गवर्नर इन
ठीक है, माने क्यों राज्यपाल का रोल होना चाहिए, उसके पक्ष में और विपक्ष में ये तर्क देना। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आप जानते हैं कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 152, ठीक है, 152 से राज्यपाल का प्रावधान है। आर्टिकल 152 से लेकर के 162 के बीच में राज्यपाल का प्रोविजन है, और आपको उसका रेफरेंस लेना पड़ेगा कि भारत के संविधान में राज्य के प्रमुख के रूप में भारत के संविधान का अनुच्छेद 152 के अनुसार या 153 के अनुसार क्या है। ठीक है, और हम लोग ये बता रहे हैं आज की डेट में, अभी भी बता रहे हैं कि आपको पॉलिटी में कम से कम एक बार कोर कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे जो होता है ना लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स के सारे, और जो मुख्य विषय हैं वो मुख्य विषय एक बार जरूर देख के जाना चाहिए, मेंस के आंसर में काम आएगा। अब मान लीजिए रूल ऑफ लॉ पे कोई क्वेश्चन पूछ दिया, विधि का शासन पे, और आर्टिकल 14 आपको याद नहीं है, ठीक है, ड्यू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात कर दिया, और आर्टिकल 21 आपको याद नहीं है, तो फिर फंस जाएंगे। तो ये सारे एक बार कम से कम आर्टिकल 1 से लेकर के और लास्ट तक जितने भी आर्टिकल हैं, इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, उसका हेडलाइन केवल एक बार जरूर याद रखिए, तो इससे आपको आंसर को क्वालिटी देने में मदद मिल जाती है। तो भारत के संविधान के इसमें राज्यपाल का प्रोविजन है, वो उसको लिख दिया, और उसके बाद ठीक है उसी में ठीक है कि राज्यपाल के लिए राज्य के प्रमुख के रूप में राज्यपाल की भूमिका तय की, संविधान द्वारा राज्य के प्रमुख के रूप में राज्यपाल की भूमिका तय की गई है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन राज्यपाल इज द हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, ये कर दिया। और उस रूप में राज्यपाल द्वारा कई सारे विधायी, लेजिस्लेटिव, एजुकेटिव, फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल ड्यूटीज परफॉर्म्ड, राज्यपाल द्वारा विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकारों का उपयोग, वित्तीय दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल उसी में भूमिका में, ये भूमिका की बात कर रहा हूं मैं, क्या किया राज्यपाल, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन इसमें इसका है, संविधान में ही राज्यपाल के तीन ये विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय अधिकारों की चर्चा की गई है। अनेक राज्यों में स्वतंत्रता के बाद से ही राज्यपाल और राज्य के मुख्यमंत्रियों के बीच, राज्य की सरकार के बीच में तनाव के उदाहरण मिलते रहे हैं। जैसे वर्तमान में आप चाहें तो लिख सकते हैं, महाराष्ट्र में या पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और वर्तमान सरकार के बीच संबंध सामान्य नहीं है, ये नहीं लिखेंगे विरोध में, सामान्य नहीं है, ठीक है। और उसके बाद इस संदर्भ में अनेक बार राज्यपाल के पद के औचित्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, राज्यपाल का पद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, और इस इंट्रोडक्शन में हमें राज्यपाल से रिलेटेड बातें, हमें उसके रोल को लेकर के और उसके औचित्य को लेकर के हमने इंट्रोडक्शन में बातें कॉम्पैक्ट में हमने रख दी। ठीक है, और उसके बाद फिर राज्यपाल को वहां से निकाला, किसकी नियुक्ति क्या क्या होती है, सब बातों को निकाला, और उसके बाद राज्यपाल का दायित्व, ठीक है, रोल ऑफ। अब रोल ऑफ में अब यहां डायग्राम की संभावना बनती है, आप चाहें तो उसको 3 पैर बना करके, ठीक है, और फिर 3 पैर बना करके आपने लिख दिया, सारा का सारा पॉइंट में लिख दिया, और उसके बाद फिर नीचे पैरा चेंज किया कि राज्यपाल के इस तरह के संवैधानिक दायित्वों के साथ अनेक सीमाएं भी देखने को मिलती हैं, और जिन सीमाओं के कारण अनेक राज्यपाल की भूमिका को चुनी हुई सरकारों के शासन में बाधा के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर उसके जो विवाद के मुद्दे हैं उसकी चर्चा कर दिया। इस प्रकार के विवाद के मुद्दों के बावजूद फिर वहां पे पॉइंट्स ही लिखा, बीच में 2-3 लाइन सीमेंटिंग किया, फिर पॉइंट्स में राज्यपाल के पद के साथ जो विवाद है उसकी चर्चा कर दिया। फिर उसके बाद इस प्रकार के विवादों को कम करने के लिए अनेक कमेटियों का गठन किया, सरकारी आयोग का रिपोर्ट रिकमेंडेशन, ये वो सुप्रीम कोर्ट का SR बोम्मई मामला है या सरकारी आयोग का है, उसकी चर्चा कर लिया। और उसके बाद फिर लास्ट में पैरा चेंज किया, पैरा चेंज करके कि इन समितियों द्वारा, अच्छा उसके ये सब लिख दिया, विवाद वाली सारी बातों को सेटल कर लिया। और उसके बाद ठीक है, इस पृष्ठभूमि में राज्यपाल के कई बार राज्यपाल के पद के औचित्य को ही प्रश्न चिन्ह किया जाता है, किंतु अब फिर वहां पे लिख दिया कि राज्यपाल का क्या क्या, क्यों राज्यपाल का पद कंपलसरी है, अनिवार्य है, क्यों राज्यपाल का पद होना चाहिए। केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कई बार राज्यों के द्वारा अलगाव को रोकने के लिए कई सारी बातें आ जाती। फिर निष्कर्ष में लिख देंगे कि इस प्रकार ठीक है, यद्यपि राज्यपाल के पद के साथ अनेक विवाद हैं, किंतु संविधान के राज्यों में संविधान के सुरक्षा के लिए राज्यपाल के पद का होना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सेटल कर दिया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, देश के में विभिन्न स्तरों पर निरंतर होने वाले चुनावों की उपलब्धियां कम एवं सीमाएं अधिक है, चर्चा करें। इस प्रक्रिया का आदर्श विकल्प भी बताएं। The achievements of election being held continuously at various levels in the country are low and the limitations are high. ठीक है, achievements are low and limitations are high. ठीक है, discuss also provide an ideal alternative to this process. ठीक है, अब देखो, अब इस तरह के जो क्वेश्चन हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आया, ठीक है, इलेक्शन रिफॉर्म का है, अभी चल रहा है बार बार चुनाव में,
तो अब यहां पे इस क्वेश्चन को अगर पढ़ने जाएं तो हम कैसे इस क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे? तो ब्रेक करने में क्या हुआ, इसका मेन हेडिंग हुआ, हेडलाइन हुआ चुनाव, एक नंबर। मेन हेडिंग इसमें क्या हो रहा है? इलेक्शन, इलेक्शंस, ये हेडिंग है, एक नंबर। दूसरा इसमें सेकंड क्या है कि देश के विभिन्न स्तर पर होने वाले चुनाव की उपलब्धियां कम, देश में विभिन्न स्तर पर निरंतर, ठीक है, तो बार बार होने वाले चुनाव। दूसरा इसमें क्या हो रहा है, निरंतर वर्ड भी एक है, बार बार के चुनाव दो, ठीक है, लेवल ऑफ कंट्री कंटिन्यूअसली, ठीक है, ये दूसरा सेकंड इसका आयाम है। और थर्ड है अल्टरनेटिव टू दिस प्रोसेस, ये तीसरा है, ठीक है। ये 3 पार्ट में क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अगर लिखने जाएंगे तो यहां पे क्या क्या लिख देंगे, क्योंकि भारत के संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में विभिन्न भारत के संविधान में विभिन्न स्तरों पर चुनाव के लिए प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। आर्टिकल 324 से 329 के बीच में चुनाव आयोग तथा चुनाव की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। इसी प्रकार स्थानीय स्तर पे जो आर्टिकल 243 है उसमें पंचायत के चुनाव और जो अर्बन बॉडीज हैं उसके इलेक्शन के लिए प्रोविजन किया गया है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, जब पहले पैरा में हमने अबाउट इलेक्शन और इलेक्शन के बारे में एकदम बिल्कुल संक्षेप में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का हमने और रेफरेंस ले लिया, और स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी, फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड पार्टिसिपेटिव, चौथा वर्ड भी जुड़ गया है, स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष तथा भागीदारी चुनाव कराने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 प्लस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये भी उसमें लिख दिया। भाई एग्जामिनर को आपको बताना है कि मैं जानता हूं चीज को, ठीक है। और उसके बाद उसी में किंतु देश में बार बार इन प्रावधानों और इन कानूनों के अनुसार, ठीक है, देश में विभिन्न स्तरों पर बार बार चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों को लेकर के कई बार चुनाव की उपलब्धियां कम और सीमाएं अधिक देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अब मुख्य जैसा कि प्रधानमंत्री के द्वारा एक आदर्श विकल्प के रूप में एक साथ देश में एक साथ सभी प्रकार के चुनाव कराने का जो सुझाव दिया गया है और उस पर चर्चा जो छेड़ी गई है, ठीक है, चर्चा छेड़ी गई है जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। और चर्चा के माध्यम से ये बार बार चुनाव जो पूरे देश में बार बार चुनाव जैसी समस्या का समाधान के लिए कोशिश, एक कॉम्पैक्ट हमने क्या किया, प्रश्न के पार्ट के सभी पार्टों को एड्रेस करता हुआ एक हमने कॉम्पैक्ट इंट्रोडक्शन ले लिया। एग्जामिनर हमेशा वो शुरू का 4 लाइन जरूर पढ़ते हैं और पढ़ते ही वो समझ जाएंगे कि आप बातों को जानते हैं, और बातों को जानते हैं तो उनका इंप्रेशन बन जाता है, और आगे आपने ठीक से परोसा है तथ्यों को, जो आप जानते हैं उन्हीं को परोसने का आपने प्रैक्टिस किया हुआ, और एग्जाम हॉल में आप परोस रहे हैं तो आपका कॉपी जब सामने पड़ेगा तो एकदम से उनको बिल्कुल चिंता नहीं हो, बिल्कुल वो नहीं करेंगे, ऐसे टिक मारेंगे और टिक मार करके किनारे में पता चला कि 30, 32, 28, तभी तो इतना नंबर आता है, तभी तो कई लोगों को 212 नंबर 200 नंबर आता है, क्योंकि 8 क्वेश्चन में 32 नंबर 34 नंबर तो नहीं आएगा। तो निश्चित रूप से कुछ क्वेश्चन में 32-34 आया है, तभी एवरेज 200 नंबर आया है, 210 212 नंबर आया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में तो इसका मतलब होता है कि बीपीएससी में मार्क्स मिलता है, बस आपको चीजों को सही ढंग से परोसने की जरूरत है, सही बात को सही ढंग से परोसने की जरूरत है। अगर ऐसा करेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाता है। तो उसी में अब मॉडल में जाएंगे तो ये तो हो गया प्रक्रिया, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जैसे कहा है इस आंसर को जब लिखने जाते हैं तो उसका जो कोर इशू है, बाकी तो थ्योरेटिकल बातें हैं, कोर इशू जो था आपको ये सुझाव देना था, विकल्प के रूप में जो सुझाव देना था कि 2 स्तर पर चुनाव होने, देश में 2 ही बार चुनाव होना चाहिए। कौन कौन से? एक होना चाहिए था लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव एक साथ होना चाहिए था, और अर्बन बॉडीज और ग्राम पंचायतों का चुनाव एक साथ होना चाहिए था, ठीक है। तो ये पूरे देश में 2 बार चुनाव होना चाहिए। 2 बार चुनाव कराने से, ठीक है, राजनीतिक दलों के बीच में पूरे 1 साल तक केवल चुनाव हो और 4 साल तक देश में काम हो। इसका फायदा यह होगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देश के किसी न किसी भाग में लागू रहता है, और लागू रहने से इससे पता चलता है कि देश के अंदर विकास की प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं, जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है दैट कैन बी अफेक्टेड, ये भी होता है। प्लस जो पक्ष और विपक्ष के बीच में काफी बिटरनेस भी रहता है, काफी उनके बीच में तनाव भी रहता है, और सालों भर चुनाव रहेगा तो सालों भर तनाव बना रहेगा, जो कि लोकतंत्र के लार्जर इंटरेस्ट में नहीं है। तो चुनाव का जो आदर्श मॉडल जो आप सुझाव देंगे वो क्या होगा? वन कंट्री वन इलेक्शन, ठीक है, एक देश एक चुनाव, एक स्लोगन दे देंगे। किंतु मुझे लगता है कि इसको 2 भागों में बांट करके चुनाव कराया जाना चाहिए, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का एक साथ, और जो स्थानीय निकाय हैं, पंचायत और अर्बन बॉडीज, उसका एक साथ चुनाव कराया जाना चाहिए। तो ये इस तरीके से अगर आप इसको एड्रेस करते तो आपका अच्छा होता।
नेक्स्ट लिखिए, अगर तीसरा जो क्वेश्चन था, पंचायती राज के गुण दोषों की चर्चा करें, बिहार में पंचायती राज द्वारा संपादित कार्यों की सूची एवं उपलब्धियां बताएं। डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम, लिस्ट द अचीवमेंट्स एंड वर्क ट्रांजेक्टेड बाई पंचायती राज बिहार इन बिहार। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखिए, तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है पंचायती राज के बारे में, 1 नंबर। ठीक है, और उसके बाद है जो इनके द्वारा इनके जो कार्य हैं, कार्यों से ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है कि भाई इनकी उपलब्धियां, अचीवमेंट्स, ये तीसरा हो जाएगा। तो इसी में इनके गुण दोष आ जाएंगे। भाई पहले हम क्या करें, पंचायती, जैसे ही पंचायती राज आया तो आप समझ रहे हैं भारत के संविधान के आर्टिकल 40 में पंचायती राज का 243 में 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू उसका भी चर्चा कर लिया। पुरानी परंपरा रही है, ठीक है, उसकी भी चर्चा कर लिया। ठीक है, जो इलेक्शन के लिए जो कानून बनाया गया, बिहार में जाएंगे तो रिजर्वेशन के लिए, महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए अलग से कानून बनाया गया। तो ये सब बातों को लिख करके आप क्या करेंगे, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल, उसका लीगल, ठीक है, और उसके बाद कुछ कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट के कोई गाइडलाइंस है, हाई कोर्ट का कोई गाइडलाइंस है, तो इसके अनुसार एक कॉम्पैक्ट इंट्रोडक्शन बना लेंगे पंचायती राज के बारे में। इनके द्वारा ग्राम स्वराज की स्थापना में महात्मा गांधी के सपनों के अनुसार ग्राम स्वराज की स्थापना का कार्य किया, वैधानिक रूप से किया जाता है। ठीक है, इन कार्यों में कॉमा दे करके 2-4 लाइन लिख देंगे, इंट्रोडक्शन को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, हार्डली 35 से 40 शब्द, 40 शब्द के आसपास से ज्यादा, 10% के आसपास, टोटल अगर 350 वर्ड लिख रहे हैं तो 35 से 40 वर्ड के आसपास में आपका इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए। बिल्कुल कॉम्पैक्ट, दिल पे दिमाग पे पत्थर रख करके शब्द और सेंटेंस वहां डालेंगे। ऐसा नहीं दिल खोल करके और दिमाग खोल करके शब्द और सेंटेंस, पता चला कि 1 पेज का आपने इंट्रोडक्शन बना लिया, यूजलेस हो गया, रिपीट होगा। फिर इतना जितना लंबा इंट्रोडक्शन लिखेंगे उसी का तो फर्दर एक्सप्लेनेशन करना है, तो ये जितना लंबा होगा तो फिर यहां लंबा कर दिए, फिर इसको आगे बताए तो और लंबा हो जाएगा। ये तो बातें रिपीट होंगी, रिपीट होना अच्छा नहीं माना जाता है आंसर में। तो इसलिए इतना कॉम्पैक्ट रखिए कि आगे जब एक्सप्लेन करने जाएं तो उसमें से एक को उठाएं, आगे एक्सप्लेन किया, दूसरे को उठाया, आगे एक्सप्लेन किया, तीसरे को उठाया किया, लास्ट में जाकर के 30-35 शब्द में कंक्लूड कर लीजिए वे फॉरवर्ड, आगे क्या होना चाहिए। ठीक है, उस तरीके से उसको कंक्लूड कर लीजिए। तो पंचायती राज ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं। उसके बाद 4 नंबर में जाएंगे। 4 नंबर, सोशल मीडिया का उदाहरण दें। ठीक है, एक है इनकी भूमिका की चर्चा करें, विचार अभिव्यक्ति का एक व्यापक प्लेटफॉर्म होने के बावजूद इसे क्यों विनियमित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो उसमें देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में जाइए तो एक बोल रहा है, एक तो क्वेश्चन ये क्या आ गया, सोशल मीडिया, एक्सप्लेन सोशल मीडिया। एक पार्ट ये है, ये जो सोशल मीडिया है, एक विचार अभिव्यक्ति का व्यापक प्लेटफॉर्म, माने इसका सकारात्मक पक्ष, ये दूसरा पक्ष हो गया। डिस्पाइट बीइंग द कंप्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म फॉर एक्सप्रेशन, ये दूसरा पार्ट है। और उसके बाद रेगुलेटेड, क्यों रेगुलेट किया जाना चाहिए, ये तीसरा पार्ट है। तो एक पार्ट क्या हो गया, सोशल मीडिया उदाहरण, दूसरा हो गया सोशल मीडिया का महत्व, दूसरा हो गया, और रेगुलेशन की आवश्यकता, ये तीसरा पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, साधारण सा क्वेश्चन था। भाई सोशल मीडिया का आप एग्जाम्पल जानते हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। ठीक है, ये सारा के सारे पता चला कि सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया का उदाहरण आपने क्या किया, एक इंट्रोडक्शन बनाया, और इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ ही, या आप लिख सकते हैं वेब 2.0। वेब 2.0 में क्या होता है, इंटरेक्टिव। पहले क्या होता था, वन वे। वेबसाइट क्या है, वन वे है। आप इसरो का वेबसाइट पे जाएंगे, जो कुछ भी आप देख ही सकते हैं उसमें। ठीक है, उसी तरह से रेडियो क्या था, वन वे था। सिनेमा हॉल में क्या था, वन वे था, वन वे कम्युनिकेशन था। लेकिन वेब 2.0 में क्या हुआ, ये 2 वे हो गया, इंटरेक्टिव हो गया। आप यूट्यूब पे कुछ चीजों को ले भी सकते हैं और साथ में उस पर कुछ चीजों को डाल भी सकते हैं। फेसबुक पर जो है उस पर आप खुद भी कमेंट कर सकते हैं, खुद भी आप उसको लाइक डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है। वेब 2.0 के तहत इंटरनेट के बढ़ते उपयोग, इंटरनेट की बढ़ती गति, इंटरनेट का बढ़ता घनत्व, ब्रॉडबैंड के बढ़ते उपयोग से देश में सोशल मीडिया और इसके उपयोग में भारी वृद्धि हुई है। भारत में प्रचलित कुछ प्रमुख सोशल मीडिया में एग्जाम्पल लिख दिया आपने, लिख दिया, उसके बाद कॉमा देकर के लिख दिया। सोशल मीडिया विचार अभिव्यक्ति का एक प्रमुख प्लेटफॉर्म के रूप में निकला है, जिसका उपयोग राजनीतिक दलों द्वारा आर्थिक स्तर पे, सोशल स्तर पे किया जा रहा है। ठीक है, किंतु पिछले दिनों में जो इसके साथ चुनौतियां देखने को मिली हैं, जो इसका दुरुपयोग देखने को मिला है, अब इसको विनियमित करने के लिए भी उपाय किया जा रहा है। सरकार द्वारा इसको विनियमित करने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किया गया है, रूल जारी किया गया है। गवर्नमेंट आल्सो पब्लिश्ड रूल, ठीक है, रूल टू रेगुलेट दीज, ठीक है, OTT
ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म्स है इनको सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस जारी किया हो गया। और उसके बाद एक एक करके सोशल मीडिया के बारे में लिख दीजिए, फेसबुक के बारे में, व्हाट्सएप के बारे में। अब सबके बारे में 4-4, 10-10 लाइन नहीं लिखेंगे, इनके बारे में, फिर इनका महत्व, इंपॉर्टेंस, और इंपॉर्टेंस में आप चाहें तो लेख बना सकते हैं, परोसने वाली बात, भाई क्या है राजनीतिक उपयोग, क्या है इनका, इनका सोशल उपयोग क्या है, इनका कल्चरल उपयोग क्या है, इनका इकोनॉमिक उपयोग क्या है, ये सारे के बारे में आपने लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर इनकी सीमाओं के बारे में लिखा, इनके चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाता है फिर इनको रेगुलेट करने के लिए क्या किया गया है, और उस पर उसका वे फॉरवर्ड, उसका आगे का तरीका क्या होगा, ठीक है। आईटी एक्ट 2000 भी है, इनको रेगुलेट करता था। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी था, उसमें भी इसके लिए है। कोई भी आदमी सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफिक पब्लिकेशन नहीं कर सकता है, या कहा जाए कि एक तरह से दूसरे की मान हानि से जुड़े हुए कोई चीज पब्लिश नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें उसमें आईटी एक्ट 2000 में भी था, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी में भी था, और अभी जो नया जो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी प्रपोज्ड है उसमें भी है, प्लस अभी नया गाइडलाइंस भी सरकार ने जारी कर दिया है। तो इस तरीके से ये 3 पार्ट में ये क्वेश्चन था। तो पॉलिटी के ये क्वेश्चन थे कंटेम्प्रोरी, आपने देखा होगा सारा का सारा कंटेम्प्रोरी क्वेश्चन था, बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर बिल्कुल प्रैक्टिकल कहीं से उठा करके कॉपी नहीं किया गया था, सारा नया क्वेश्चन था, ठीक है। बिल्कुल नए तरीके से, नया टॉपिक वही है, लेकिन जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन सारा नया क्रिएटेड था। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो कहीं से उठा करके सीधे आपको दे दिया गया, ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं था, सब क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है। सब में एक आपको लगेगा इनफॉर्मेलिटी, अपनापन वाली बातें की, व्यवहारिक बातों को क्वेश्चन के रूप में क्रिएट करके आपके सामने रखा गया। अच्छा, दूसरा इसमें जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप जानते हैं ये ज्योग्राफी क्या है, पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी वर्षा तथा इसकी उत्पत्ति प्रक्रिया को समझाएं। इस प्रकार की वर्षा भारत के लिए किस प्रकार आवश्यक है। ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप समझ रहे हैं, आपको ये भारत में 2 ही तरह की वर्षा होती है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से जो कि उधर से उत्तर से आता है, और फिर मानसून जो कि दक्षिण से जाता है। तो 2 ही तरह की वर्षा है। तो इसमें पूछ रहा है पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी वर्षा तथा इनकी उत्पत्ति प्रक्रिया को समझाइए। 1 नंबर ये हो गया, और उसके बाद भारत के लिए किस प्रकार ये लाभकारी हैं, ये दूसरा नंबर हो गया। साधारण सा क्वेश्चन है, ज्यादा हर आदमी जो ज्योग्राफी की तैयारी करता है इस तरह के क्वेश्चन को जानता है, ठीक है। डायग्राम, अब इसको परोसने के क्रम में आप खूब अच्छे से आप ऊपर से डायग्राम निकाल कर ले आएंगे। जब मानसून को जब दिखाएंगे तो आप किस तरह से नीचे से या नॉर्थ ईस्ट से होते हुए आप डायग्राम को दिखाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजों को दिखाएंगे, ऐसा डायग्राम दिखाएंगे जिससे कि, ठीक है, पूरा उसमें सारा इंफॉर्मेटिव होगा। कब का कौन सा डेट में केरला में प्रवेश किया वो डेट लिख लेंगे, पश्चिमी विक्षोभ में किस डेट पर जनरली ये होता है उसको लिख लेंगे। तो इस तरह से खूब इंफॉर्मेटिव डायग्राम बनाएंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। फिर उपयोग करने जा रहे हैं तो उपयोग में भी डायग्राम बना करके किस तरह से एग्रीकल्चर के लिए, किस तरह से जीवन के लिए, किस तरह से ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, सबके लिए मानसून का होना कितना जरूरी है, ठीक है। तो ये सब बातों को आप इसमें लिख लेंगे। नेक्स्ट जाएंगे तो भारत तब तक आत्मनिर्भर नहीं हो सकता जब तक कि कृषि की चुनौतियों का समाधान नहीं किया जाता। कृषि चुनौतियों का निर्धारण कर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा करें। इंडिया कैन नॉट बी सेल्फ सफिशिएंट अंटिल द चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर आर एड्रेस्ड, ठीक है। आफ्टर डिटरमाइनिंग द एग्रीकल्चर चैलेंजेस डिस्कस द स्टेप्स टेकन बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू सॉल्व देम, ठीक है। क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन में अगर पहचाने तो क्या है भाई, भारत में एग्रीकल्चर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। मुख्य क्या है, कृषि, ये एक पार्ट है एग्रीकल्चर के बारे में। और कहा जाता है कि चुनौतियों का निर्धारण, ठीक है। इसमें दूसरा पार्ट कौन सा है, चैलेंजेस, और तीसरा पार्ट क्या है, केंद्र और राज्य के द्वारा किए गए समाधान। 3 पार्ट में है। और उसके बाद ओवरऑल यहां से कि भारत तब तक आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, एक पार्ट ये भी है, इंट्रोडक्शन में आएगा, ठीक है। तो अच्छा, इसको ऐसे भी चाहे तो हम वैसे कर सकते थे। हमें लग रहा है कि आप भी थोड़ा इस पे अपना विचार देख लीजिएगा। हम लोग भारत आत्मनिर्भर ये एक पार्ट बना लेते हैं, और कृषि की चुनौतियां दूसरा पार्ट बना लेते हैं, और समाधान को तीसरा पार्ट बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अब इसको कोरोना से जोड़ करके, कोरोना के दौरान आत्मनिर्भर भारत 1.0, 2.0, 3.0 करीब 30 लाख करोड़ का फाइनेंशियल प्लस अन्य जो रिफॉर्म प्रोसीजर था वो सारा का सारा इसमें किया गया था। और बजट 2021-22 में जाएंगे तो उसमें पिलर्स हैं, 5 पिलर्स, आत्मनिर्भर भारत के पिलर्स सारे वहां दिए हुए हैं, किस किस सेक्टर में काम करेंगे, उसमें एग्रीकल्चर भी है। बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर भारत का पूरा एक डायग्राम ही दिया हुआ है,
ठीक है, और वहां से पॉइंट्स को उठा करके आप आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या क्या उपाय हो सकता है, पहले तो आत्मनिर्भर भारत को डिफाइन कर लेंगे, और उसके बाद जो 5 एरियाज हैं, ठीक है, उन एरियाज को, उसमें से एक को पूछ रखा है कृषि। मैंने भारत को तब तक आत्मनिर्भर नहीं बना सकते हैं जब तक कि कृषि की चुनौतियां, उसकी लिस्ट पूरे प्रेजेंट करेंगे चुनौतियों को लेकर के। भाई कहा जाए एक तरह से समसामयिक चुनौतियां और परंपरागत चुनौतियां, अलग अलग दोनों दो पार्ट में बांट दीजिए, कंटेम्प्रोरी चैलेंजेज और ट्रेडिशनल, और कहा जाए कन्वेंशनल चैलेंजेज। कन्वेंशनल चैलेंजेज में आता है कि भाई हमारे पास सॉइल की फर्टिलिटी, ठीक है, इरेटिक जो मानसून है वो एक हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो कई सारे कंटेम्प्रोरी एक होता है, जो फार्मर्स हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो परंपरागत खेती करते हैं, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स की भागीदारी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 90% के आसपास होने जा रहा है। तो ये सब कंटेम्प्रोरी एक होता है, एक होता है कन्वेंशनल और एक होता है कंटेम्प्रोरी। कंटेम्प्रोरी में भाई पोस्ट हार्वेस्ट चैलेंजेस सबसे ज़्यादा निकल के आ रहे हैं, प्लस आप जाएंगे तो इरेटिक जो मानसून वगैरह होता है उससे जो चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं। तो दो पार्ट में बांट करके अगर आप इस क्वेश्चन को, चैलेंजेस को, और फिर उसके बाद उपाय में जाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, राज्य सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोड मैप 1, 2, 3 किया गया है, इसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए जो स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं, तो ये सब मिलाकर के क्या करना होगा, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना था आत्मनिर्भर वाले में। उसके बाद जाएंगे तो इसमें जीएसटी से संबंधित प्रावधानों की चर्चा करें, इसके क्या सकारात्मक पक्ष रहे हैं। 15वें वित्त आयोग के द्वारा इस संदर्भ में निर्धारित चुनौतियों का उल्लेख करें। कोरोना आपदा के दौरान राज्यों के साथ क्या विवाद उत्पन्न हुआ, ठीक है। अब देखो ये भी बिल्कुल कंटेम्प्रोरी क्वेश्चन बनाया गया है, और उसमें क्या हो जाता है, अब इसमें जाते हैं डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड विथ जीएसटी, माने अबाउट जीएसटी है ये, जीएसटी के बारे में, जीएसटी का प्रावधान। व्हाट आर द पॉजिटिव ऑफ दिस, इसके सकारात्मक पक्ष क्या हैं। दूसरा पक्ष है मेंशन द चैलेंजेस लेट डाउन इन दिस कॉन्टेक्स्ट बाय 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा का रेफरेंस जीएसटी के बारे में, ये तीसरा हो जाएगा। और उसके बाद पिछले दिनों में जो कंपेंसेशन की बातें थी, भाई जीएसटी जब 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था तो उसमें एक कानूनी रूप से राज्यों को ये आश्वासन दिया गया था कि वट एवर लॉस दे विल मेड बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी दैट विल बी कंपेंसेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर नेक्स्ट 5 years। ये वादा किया गया था, और उसमें जब कोरोना आया तो इसको कहा गया कि भगवान का प्रकोप, कुछ निर्मला सीतारमण जी ने इसके लिए कहा था, ठीक है। तो उसका, लेकिन ये, और इसको किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था जुलाई में, और इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं था, ठीक है, कि ये भगवान का प्रकोप है, ये प्रकृति का प्रकोप है, और इस कारण से जो लॉस हुआ वो सबका लॉस है शुरू में। तो आप इस विवाद को लिखेंगे कि जो लीगली इट्स बाइंडिंग फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट लीगली टू कंपनसेट स्टेट्स, राज्यों को क्षतिपूर्ति देना, ये उनके लिए कंपलसरी था, ठीक है। तो उस विवाद को भी यहाँ पे चर्चा कर देनी थी। और यहाँ पे फिर वही बात है, जितना डायग्राम यूज कर सकते हैं जो डिस्प्यूट वाले पार्ट में, 15th फाइनेंस कमीशन वाले में कौन कौन से इसे प्रोविजंस ऑफ जीएसटी को लेकर के या इसमें इसके पॉजिटिव इंपैक्ट को लेकर के, जितना सीमेंटिंग, पैरा, पॉइंट्स, फिर पैरा, फिर पॉइंट्स, फिर पैरा, फिर पॉइंट्स, वे फॉरवर्ड आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये चीज है, क्लास में हम लोगों ने कराया है सभी कंटेंट। अगर जीएसटी के बारे में कंप्लीट जानेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 था, योजना आयोग और नीति आयोग में तुलना करें, नीति आयोग की उपलब्धियों की भी समीक्षा करें। स्टेट क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यूपीएससी में भी पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन शामिल किया गया था। क्या क्या क्वेश्चन है, कंपेरिजन, जैसे कंपेयर प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग, तो ये इसमें जाएंगे तो एक क्या हो जाएगा, एक भाई आपको पहले तो इंट्रोडक्शन, दोनों संस्थाएं हैं, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। दोनों संस्थाओं का रोल देश के विकास का, रणनीति का निर्धारण था, देश के विकास को आगे की तरफ ले जाना दोनों संस्थाओं का उद्देश्य रहा। किंतु फिर उसी में लिख दीजिए कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई, और योजना आयोग के द्वारा देश के विकास को जहाँ छोड़ा गया, नीति आयोग के द्वारा उसको वहाँ से आगे, ठीक है। पिछले 6 वर्षों में नीति आयोग की अनेक प्रमुख उपलब्धियां रही हैं। उपलब्धि एक आधो का मन करे तो नाम, जैसे देश के विकास को नई दिशा देना, रणनीतिक देना, 3 साल 7 साल और 15 साल का डेवलपमेंटल रोड मैप देना, ये सब बातों को कुछ संक्षेप में चर्चा करके, और उसके बाद उससे इंट्रोडक्शन से बाहर निकल जाएंगे, और फिर एक टेबल बनाएंगे, एक साइड में योजना आयोग, साइड में नीति आयोग, पूरा कंपेयर कर देंगे टेबल में ही। और उसके बाद इस प्रकार कंपैरिजन से जो आपको फील हुआ, जो निकला कि भाई योजना आयोग की तुलना में नीति आयोग अधिक डायनेमिक है और वर्तमान चुनौतियों को नए भारत के निर्माण में
टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, टू क्रिएट न्यू इंडिया, नए भारत के निर्माण के लिए नीति आयोग द्वारा सक्रिय भूमिका निभाई जा रही है। और फिर पैरा चेंज करके उसके सक्रिय भूमिका निभाई जा रही है, और उस सक्रिय भूमिका को क्या क्या रहा है पिछले 5 सालों में, कौन कौन से स्वच्छता सर्वेक्षण से लेकर के, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से लेकर के, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से, डिसइन्वेस्टमेंट्स को लेकर के जितनी उसकी उपलब्धियां रही हैं, उपलब्धियों को संक्षेप में चर्चा करके कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता। उसके बाद जाएंगे तो देखें नवीकरणीय ऊर्जा किस प्रकार स्वच्छ विकास का आधार है। रिन्यूएबल, हाउ इज द रिन्यूएबल एनर्जी द बेसिस फॉर क्लीन डेवलपमेंट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एट प्रेजेंट, डिस्कस द मेजर टेकन टू प्रमोट सोलर एनर्जी। ठीक है, 3 पार्ट में क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। ये टॉपिक अगर आपके पास अच्छे से आपके इसका नोट्स है और आपने याद कर रखा है तो प्रेजेंटेशन ही चुनौतीपूर्ण है। कौन कौन सा आपको अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी करना है। ठीक है, एक है ये, उसका विकास का आधार है स्वच्छ विकास, क्लीन डेवलपमेंट, इट्स अ बेस ऑफ क्लीन डेवलपमेंट। ये 2, वर्तमान स्थिति क्या है, कैसे 86 गीगावाट का जनरेशन हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी से, ये तीसरा पार्ट हुआ। ठीक है, और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ये चौथा पार्ट हुआ। तो टोटल 4 पार्ट हैं। कौन कौन से, रिन्यूएबल एनर्जी, उसका इंपॉर्टेंस, फिर प्रेजेंट सिचुएशन, और इनिशिएटिव्स टेकन टू प्रमोट सोलर एनर्जी। क्या क्या किया गया है, ये सारे उपाय। नोट्स अगर आपके पास है, क्लास में हम लोगों ने कराया है, ठीक है, तो आप इसको लिख ले जाएंगे, दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन सीधा सीधा है, लेकिन फिर वही बात है कि आप प्रेजेंटेशन कैसे, जो वर्तमान स्थिति है उसको टेबल के रूप में, उसमें सोलर एनर्जी कितना है, उसमें विंड एनर्जी कितना है, उसमें बायोमास का क्या रोल है, उसमें स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट का क्या रोल है, फिर उसी में 1,75,000 टारगेट, फिर 4.50 गीगा 4,50,000 मेगावाट बाई 2030, ये सब वर्तमान स्थिति में जाएगा। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या आता है, उसका इंट्रोडक्शन वगैरह सब हो गया। स्वच्छ विकास का आधार है, कैसे कार्बन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है, और कार्बन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी में प्लस इसमें कार्बन इमिशन नहीं है, कार्बन फ्री है, और उसके लिए जो स्वच्छ विकास में जाएंगे तो जैसे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में इसका क्या, कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है। आप जो ई व्हीकल्स हैं वहाँ से कार्बन फ्री, फिर उसी तरह से आप जाएंगे तो स्टार रेटिंग, एलईडी, क्या क्या सब कुछ का इसमें लेकर के लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये था, रिन्यूएबल एनर्जी था, ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन था। क्वेश्चन को तोड़िए, तोड़ करके उसको फिर उसको लिखिए। प्लास्टिक प्रदूषण के संदर्भ में वर्तमान स्थिति की चर्चा करें, इस पर कारगर नियंत्रण क्यों संभव नहीं हो पा रहा है, टिप्पणी करें। ठीक है, और शिक्षा चिकित्सा के में विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें ये प्लास्टिक प्रदूषण वाला तो पटना बिहार सरकार द्वारा भी बड़े पैमाने पे प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करें। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो यह प्लास्टिक प्रदूषण क्या होता है, एक तो ये वाला पार्ट हो गया, वर्तमान स्थिति की चर्चा करें, क्या क्या उपाय है, कारगर नियंत्रण क्यों संभव नहीं हो पा रहा है, दूसरा हो गया। ठीक है, ये 2 ही है, 2 पार्ट में है ये, तो टेक्निकल था। इसको प्लास्टिक में क्या क्या आता है, उसका कैसे, प्लास्टिक एक गंभीर समस्या है। उसमें कहा जाता है कि ये 3 तरह के वेस्ट होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है सेल्फ डिग्रेडेबल, एक होता है फोटो डिग्रेडेबल, एक होता है बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, और एक होता है नॉन डिग्रेडेबल। ठीक है, सेल्फ डिग्रेडेबल अपने आप ही रख दीजिए, धूप वगैरह में नष्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा, बायोडिग्रेडेबल, जीव जंतु उसको खा जाएंगे। फोटो डिग्रेडेबल और सेल्फ डिग्रेडेबल दोनों एक ही हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश में नष्ट हो जाएंगे। और तीसरा होता है नॉन डिग्रेडेबल, तो ये प्लास्टिक नॉन डिग्रेडेबल है। ठीक है, और नॉन डिग्रेडेबल है, इनके मैनेजमेंट में जाते हैं तो तीनों तरह की समस्या है भाई। अगर फिजिकल कहते हैं, भौतिक इसका प्रबंधन करते हैं तो भी, भौतिक प्रबंधन का मतलब होता है जलाना, केमिकल प्रोविजन करते हैं तो भी घातक है ये। ठीक है, और फिर जाते हैं तो बायोडिग्रेडेबल ये होता नहीं है, प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल ये प्रकृति में पड़े रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कौन कौन से प्लास्टिक है, इसका कोई अगर वर्तमान स्थिति क्या है, कोई कानूनी प्रावधान है किया गया है तो वो, और फिर आ जाता है इसके लिए कारगर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, क्यों नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। ये सिंपल सी बात है कि जन जागरूकता की कमी है, सरकार की कठोरता, कानून तो है लेकिन उसको लागू नहीं किया जा पा रहा है। ठीक है, तो ये सब बातों को लेकर के इसको सेटल कर लीजिए। अब ये जो 11वां नंबर क्वेश्चन है वो है शिक्षा एवं चिकित्सा में किस प्रकार विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जाएंगे तो एक तो शिक्षा का है और दूसरा चिकित्सा का है। ठीक है, तो शिक्षा और चिकित्सा में किस प्रकार, तो यहां पे सबसे बड़ी बात है ये ई लर्निंग, और चिकित्सा में क्या हो जाएगा, यहां पर भी टेलीमेडिसिन का मुख्य रूप से उपयोग करना,
ये शिक्षा एवं चिकित्सा में किस प्रकार ई लर्निंग को बढ़ावा देना, जैसे अभी हो रहा है कोरोना के दौरान, किस प्रकार पेंडेमिक आया है और सरकार के द्वारा इसके लिए योजना भी शुरू की गई है। दिसंबर का जो कुरुक्षेत्र मैगजीन था वो पूरी तरह से इन दोनों टॉपिक पर आधारित था, इसलिए हमने उसको आप पढ़ें इसको, इसलिए हमने उसको दे दिया था। दिसंबर का कुरुक्षेत्र मैगजीन को देखिएगा, डिजिटल इंडिया करके था, उसमें इस पूरा इसका डायग्राम दिया हुआ है, आप उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज आप समझ, हम लोगों क्लास में इसको करा रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ था, तो ये आज के लिए ये एक पेपर था। अब नेक्स्ट जो पेपर है उसको हम अगले कुछ फिर टाइम मिलता है, फिर टाइम निकाल करके फिर हम करा देंगे आपका इसका। और एक 12 नंबर था रोबोटिक्स, पूरा मैंने एक तरह से फॉर्मेट ही हमने दे रखा है, इसलिए दे रखा था, इस क्वेश्चन को देने का उद्देश्य ये था, 11 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का उद्देश्य ये था कि रोबोटिक्स के बारे में भी जानिए, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानिए, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ दे, इंटरनेट ऑफ थिंग के बारे में भी जानिए, क्वेश्चन पूछ देगा। तो प्योर साइंस टेक्नोलॉजी है, नॉलेज, हमारे आंसर कैसे लिखेंगे इससे ये नहीं हो पाएगा। रोबोटिक्स का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसकी परिभाषा लिखते हैं, इट्स ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है ये, ठीक है। कैसे कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेस्ट एग्जांपल है। एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आता है, फिर उसके फिजिकल कंपोनेंट आते हैं। भाई एक रोबोट है तो उसका फिजिकल जो कंपोनेंट है उसमें क्या क्या है, उसका पावर सप्लाई क्या है, उसका लोकोमोशन क्या होता है, कैसे चलता है वो, उसका कंट्रोल सिस्टम क्या है, उसका उसी में जाएंगे तो उसका मसल्स वगैरह जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उसका विजन का क्या है, ठीक है। तो बहुत तरह के, उसका कंट्रोल कैसे होता है, तो ये फिजिकल कंपोनेंट हुआ। फिर उसके एप्लीकेशन वाले पार्ट के बारे में आप उसको कहा जाए कि ऐसे जगहों पे जहाँ पे मानव का उपयोग डेंजरस है और ऐसे जगहों पे जहाँ पर मानव का, जहाँ डोमेस्टिक एप्लीकेशंस और नॉन डोमेस्टिक एप्लीकेशंस, ठीक है। आप डिवाइड करके इंडस्ट्रियल में, डिफेंस में, सब जगह इसमें आता है। नैनो टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो फिर नैनो टेक्नोलॉजी का भी डेफिनेशन हुआ, ठीक है, कि नैनो में क्या होगा, 10⁻⁹ होता है, और 1 मीटर का 10⁹ भाग के लेवल पे जब एटम्स को अरेंज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। और फिर उसमें किस तरीके से रिचर्ड फेनमैन के द्वारा 1959 में शुरू किया गया, फिर कैसे नोरियो तानिगिचू, या फिर उसको किस तरह से कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है, फिर आउटकम क्या है, फिर उसके बाद उसका एप्लीकेशन क्या है, चैलेंजेस क्या है, भारत में क्या किया जा रहा है, तो आपका नैनो टेक्नोलॉजी हो जाएगा। और इंटरनेट ऑफ थिंग में है तो इट्स ए यूज ऑफ, एडवांस यूज ऑफ, न्यू फॉर्म ऑफ यूज ऑफ इंटरनेट, व्हेन इंटरनेट स्टार्ट्स टेकिंग डिसीजन, ठीक है, व्हेन इंटरनेट स्टार्ट्स टेकिंग। अभी तक क्या होता है, इंटरनेट केवल कैरियर के रूप में काम करता है, जो डिसीजन आप लेकर के आपने एक मेल किया, आपने सेंड किया, इंटरनेट पहुंचाएगा। अब क्या होगा, उस मेल में कोई अगर ऐसे वर्ड है जो जिसको लेकर के बाद में आप पश्चाताप कर सकते हैं या आप उसको रिव्यू करना चाहेंगे, तो इंटरनेट क्या करेगा, उसको होल्ड कर लेगा। व्हेन इंटरनेट विल स्टार्ट टेकिंग डिसीजन, आपके घर में, ठीक है, आपको जैसे मान लीजिए कोई स्मार्ट एसी रहेगा तो उसमें इंटरनेट से जुड़ा रहेगा और वो आपके नीड के अकॉर्डिंग, रात में आपको ठंड लग रही है, उसमें सेंसर है, वो सेंसर देख रहा है कि आपको ठंड लग रही है, एसी का टेम्परेचर वो बढ़ा देगा, एसी को रोक देगा। तो व्हेन एसी विल स्टार्ट टेकिंग डिसीजन इटसेल्फ, एसी के द्वारा ही डिसीजन लिया जाना शुरू होगा और इंटरनेट उसमें कनेक्टेड होगा। तो आपका जो फ्रिज है, उस फ्रिज का जो उपयोग करने का पैटर्न है, उसको इंटरनेट रीड कर रहा है और उस पैटर्न के अनुसार वो आगे आपको जो भी फ्रिज में आप रखते हैं वो सबका, सारे मॉल वगैरह को ऑर्डर दे देगा, भाई हमारे यहाँ सब्जी भेज दो, और वो सब्जी मंगाएगा जो पता चला कि जो आप जिसको आप ज्यादा खाते हैं। तो व्हेन इंटरनेट विल स्टार्ट टेकिंग डिसीजन। और फिर आता है उसके कंपोनेंट्स में क्या क्या है। एक मान लीजिए 5G टेक्नोलॉजी तो है ही, साथ में आएगा सेंसर आएगा, साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेस्ट एग्जांपल होगा ये, और फिर ये इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट में जाएंगे तो स्मार्ट होम, स्मार्ट ऑफिस, स्मार्ट बिजनेस, स्मार्ट इंडस्ट्री, स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सब जगह इसका यूज हो सकता है, ठीक है। और लेकिन इंडिया में चैलेंजेस हैं, क्योंकि इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी की बात है, रेट आगे आने वाले दिनों में ब्रॉडबैंड का जो रेट है वो आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो इस तरह की बातों को लिख करके आप इसको सेटल कर लेंगे। तो ये कुल 12 क्वेश्चन थे और 12 क्वेश्चन का हमने एक फॉर्मेट आपको बताया, कंटेंट नहीं बताया, क्योंकि कंटेंट तो क्लास में या नोट्स या आपके पास होगा। ये तो हम लोग मैंने जब आंसर लिखना तो 4th फेज ऑफ है, पहला फेज में स्टडी मटेरियल, सेकंड फेज में आपका उस पर कमांड करना, थर्ड फेज में उसका प्रेजेंटेशन, और 5th और उसके बाद वाले फेज में, पहला फेज में कंटेंट, दूसरे फेज में कमांड ओवर कंटेंट, थर्ड फेज में प्रेजेंटेशन, और 4th फेज में उसको यूज करना।
प्रेजेंटेशन के बारे में प्लान करना और उसके बाद फोर्थ फेज में जाकर के उसको यूज करना। हम लोग फोर्थ फेज की बात कर रहे थे, तो उसमें हम फॉर्मेट आपको बताए, कंटेंट अवेलेबल है, कंटेंट के अकॉर्डिंग जो जिस तरह से क्वेश्चन को ब्रेक करके आप कंटेंट इस्तेमाल करिए। ठीक है, तो बस यही है। आप 66 के लिए अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल उत्साह बनाए रखिए, कहीं से अपनी तरफ से कोई एज्यूम मत करिए कि एग्जाम टल जाएगा और एग्जाम समय से नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने जो भी, अगर मान लो टल भी जाता है तो आपको अपने आप को और कहा जाए कि और ज़्यादा, क्योंकि आप बहुत मेहनत का, बहुत सौभाग्यशाली एग्जाम आप क्वालिफाई किए हैं, और इस सौभाग्यशाली एग्जाम को जो आपने क्वालिफाई किया है, तो इसको ध्यान में रखते हुए, बहुत कठिन एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने, मान लो अगर टाइम आगे मिलता भी है तो ऐसा नहीं है कि वो टाइम यूज नहीं होगा, टाइम भी बहुत अच्छे से यूज हो जाएगा। लेकिन अभी आप अपनी इंटेंसिटी को 100% बनाए रखिए, खूब मेहनत से पढ़िए, और हमने कहा कहीं कंटेंट पे कमी है तो उसको पहले ठीक करिए, कमांड पर मेहनत करिए, और फिर उसके प्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर आता है फोर्थ में जो हमने चौथा कहा, लिख के प्रैक्टिस करना और उसको देखना, किसी को और के दिखाना, कोचिंग में आके दिखाना। आस्था इसमें जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें आकर के हमें भी आकर के, जब अपना कॉपी हो, कॉपी को जरूर मुझे दिखाइए। मैं बैठा रहता हूँ ऑफिस में, तो आप मुझे सारा कॉपी देके दिखाइए, क्योंकि हमने पहले भी बोल रखा है, आप भी अपने से ध्यान रखिए। अगर मुझे नहीं दिखा रहे तब भी आप कम से कम एक चीज पे जरूर देखिए, बीपीएससी में कॉपी जांचा नहीं जाता है, बीपीएससी में कॉपी पढ़ा नहीं जाता है, बीपीएससी में कॉपी को देखा जाता है। और मैं ये बता रहा हूं कि केवल बीपीएससी नहीं, हर जगह यही होता है, बीपीएससी में थोड़ा ज्यादा होता होगा। और आपने चीजों को ठीक से अगर प्रेजेंट किया हुआ है तो आपका क्वालिफाई करना 100% पक्का है। और वही एक और बात है कि अच्छा से आप तभी उसको, मैंने फोर्थ थर्ड फेज ऑफ कैसे परोसना है, परोसने वाला काम तभी होता है जब हमारे पास कुछ होता है। तो इसलिए बीपीएससी इस मामले में बहुत होशियार है कि ऊपर से देख के ही पता चल जाता है उसको कि भाई जो परोसने वाला आदमी कितना नॉलेजेबल है, वो देख के अपना एज्यूम कर जाते हैं। तो जो हमने बातें बताई उसका पालन करिए, पालन करके उसके अनुसार काम करिए। आज के लिए इतना ही है। इसके फिर नेक्स्ट जो पेपर है, पेपर फुल टेस्ट पेपर 10 है, ठीक है। तो 10 को लेकर फिर आपके बीच में एक बार आएंगे। आप अभी आज के लिए इतना ही, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।